इंट्रोडक्शन बताया था कि गैसेस क्या होती हैं, उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता और उनकी शेप भी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस वजह से इनका कोई भी फिक्स वॉल्यूम होता ही नहीं। तो अभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हर बेटा स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़ोगे तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि हर स्टेट ऑफ मैटर जो है उसका उसके बेसिक कैरेक्टर्स सारा कुछ हमें एक थ्योरी बताती है, और उस थ्योरी को आप क्या नाम देते हो? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये थ्योरी आपको हर स्टेट ऑफ मैटर जो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करेगी। बेसिक प्रॉपर्टीज़ यानी गैसेस क्या हैं, सॉलिड क्या हैं, लिक्विड क्या हैं, इनके मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस होती हैं, किस टाइप की होती हैं, मोशन किस टाइप की होती है, अट्रैक्शन किस टाइप की होती है, शेप क्यों नहीं होती, ऐसी सारी बातें। और उनका हर कैरेक्टर जिसका मॉलिक्यूलर मोशन से ताल्लुक़ हो वो आपको कौन बताएगा? KMT बताएगा। तो हमने गैसेस का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो गैसेस क्या हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इनकी शुरुआत भी हम कहाँ से करेंगे? हम करेंगे KMT से। KMT से तो यहाँ से हम थ्योरी की शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका कौन सा है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब ये थ्योरी सबसे पहले 1738 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्नौली। तो बर्नौली ने ये थ्योरी दी थी, ये थ्योरी प्रपोज की थी, यानी 1738 में। अब ये थ्योरी क्या है और ये थ्योरी किसके बारे में है? ये स्टेट ऑफ मैटर, हर स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करती है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज बताती है। लेकिन आपको इतना पता होगा कि हम अगर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर उठाते हैं तो हमें इतना तो पता है ना कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर होगा इसमें मॉलिक्यूल होंगे, इसमें एटम्स होंगे, या फिर इसमें क्या होंगे? आयंस होंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल, ये जो हैं गैसेस हों, एटम हों, आयंस हों, मॉलिक्यूल्स हों, बेटा ये हर स्टेट ऑफ मैटर में ये मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या करते रहते हैं? ये हर वक्त हरकत में होते हैं, ये हर वक्त मोशन में होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इनके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनमें कौन सी मोशंस होती हैं? मॉलिक्यूलर मोशंस होती हैं। और इन मॉलिक्यूलर मोशंस के बेसिस पर हम इस थ्योरी को एक स्पेशल नाम देते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यानी वो नज़रिया जो हमें एक्सप्लेन करेगा, जो हमें बताएगा सारी गैस की, लिक्विड की, सॉलिड की, हर स्टेट ऑफ मैटर की हर वो प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक मॉलिक्यूलर मोशन से है। तो फिर इसी वजह से उस थ्योरी को क्या बोलोगे? KMT या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलोगे। तो हम इसको यहाँ डिफाइन करते हैं कि ये थ्योरी कौन सी है, यानी दैट थ्योरी, वो वाला नजरिया विच के जो क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा दी बिहेवियर ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर के हर स्टेट का बेसिक बिहेवियर, बेसिक कैरेक्टर बताएगा।
पर किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? मॉलिक्यूलर मोशंस, मॉलिक्यूलर मोशन के बेसिस पर बताएगा। तो फिर कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको कहा जाएगा। तो KMT हमें हर कैरेक्टर बताएगी सॉलिड लिक्विड गैसेस का, पर किस बेस पर? मॉलिक्यूलर मोशंस के बेसिस पर। अच्छा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी वो तो बर्नौली ने बताई थी, लेकिन और साइंटिस्ट जैसे मैक्सवेल, उसके बाद जो है कैलोजियस, कैल्विन, इनके नाम आपने सुने होंगे। कैलोजियस, मैक्सवेल, कैल्विन, इन्होंने भी हमें काफ़ी सारी बातें इस थ्योरी में बताई हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया था 1857 में, एक्सटेंड किया और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ इसमें शामिल की गई थी। तो अब हम हर दफ़े जब भी कोई स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उस स्टेट ऑफ मैटर के KMT हमें हर बात बेसिक बताएगी। तो अब हम गैसेस शुरू कर रहे हैं, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? KMT फॉर गैसेस से। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, आप शुरू करोगे, और इस थ्योरी को हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे यानी KMT फॉर गैसेस, गैसेस की KMT, यानी KMT सारी बातें गैसेस की बताई। अब यहाँ पर हम शुरू में क्या करेंगे? इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, इसके अहम नुकात, अहम बातें, अहम पॉइंट्स गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका मॉलिक्यूलर फिगर बना देता हूँ, ये हर बुक में आपको मिल जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स हैं और हम इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर इस फिगर के ज़रिए इनका एक इमेज बना सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल हमें बताएंगे कि ये किस तरह की नेचर के हैं। तो सबसे पहले ये कहती है KMT कि गैसेस जो हैं ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये एटम, आयंस या मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत बड़े लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं। तो अपने साइज से तकरीबन 300 गुना, या कुछ बुक्स में तो 400 गुना भी लिखा हुआ है, तो अपने साइज से 300 गुना ज़्यादा स्पेस चारों तरफ इनको खाली मिलता है, यानी कोई ज़्यादा मॉलिक्यूल करीब नहीं होते, 300 गुना दूर होते हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, यानी हम लिख सकते हैं कि गैसियस स्टेट इज द वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी ये मैटर की एक स्टेट है, विच के जो क्या है? हैज मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी ये एक दूसरे से बहुत बड़े लार्ज डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है ना? मॉलिक्यूल बहुत बड़े लार्ज डिस्टेंस पर होंगे। दीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, अब ये जो इनमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं, ये में बी चेंज्ड, ये चेंज होती रहती हैं, यानी ये मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं
और ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर भी चले जाते, और इसी वजह से गैसेस का आमतौर पर ना शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम। देयरफॉर फिर इसी बिना पर देयरफॉर गैसेस, जो गैसेस हैं, डू नॉट possess, ये नहीं रखती हैं क्या, ए फिक्स्ड शेप एज वेल एज क्या, वॉल्यूम। ना तो इनका शेप फिक्स होगा और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वजह, मॉलिक्यूल्स में बहुत बड़ा देखो गैप है, स्पेस बड़ा है, और ये स्पेस कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत कम भी होता है। तो मॉलिक्यूल एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, तो इस वजह से ना शेप फिक्स रहती है और ना ही वॉल्यूम। पिक ले लो इसकी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, सेकंड पॉइंट कौन सा है इनका, उसको भी देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है गैसेस दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एटमों पर मुश्तमिल होती हैं, जिनकी कम से कम अमाउंट एक एटम पर भी मुश्तमिल होती है, और बाकी गैसेस जो हैं ये मॉलिक्यूलर होती हैं, यानी इनके दो या दो से ज़्यादा एटमों के क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट में, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेस। कौन कौन सी हैं, i.e. पहला मोनो एटॉमिक गैसेस। और कौन सी है मोनो एटॉमिक गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये एटॉमिक हैं, ये सिर्फ एटमों से बनी है। एंड और दूसरी कौन सी गैसेस हैं, मॉलिक्यूलर गैसेस जो हैं वो कौन सी हैं, वो हैं जैसे CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद जो है बेटा आमतौर पर सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। ये वो गैसेस हैं जो एक एटम पर मुश्तमिल नहीं है, पूरे एटमों के ग्रुप की शक्ल में होती, तो इनकी कम से कम अमाउंट एक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है। तो गैसेस दो टाइप की हैं, एटॉमिक भी हैं और मॉलिक्यूलर भी होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसका, गैसेस का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट जो है गैसेस का वो ये है कि ये गैसेस जो हैं ये आमतौर पर एक दूसरे से बहुत बड़े लार्ज स्पेस पर होती हैं, और ये मॉलिक्यूल हर वक्त क्या करते रहते हैं, हरकत में होते हैं, एक सेकंड के लिए भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होती है, कांस्टेंट अमाउंट होती है। किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी की। तो इस वजह से ये हर वक्त क्या करते रहते हैं, हरकत में होते हैं। पर इनके हरकत का तरीक़ेकार, मॉलिक्यूल्स की मोशन का तरीक़ेकार, एक मॉलिक्यूल जो है ये बिल्कुल सीधा ट्रेवल करेगा सीधी लकीर में। ये मोशन जो होती है इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मोशन। अच्छा, अगर यही मॉलिक्यूल क्या करें, वेव्स में हरकत करें, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो गैसेस में कौन सी मोशन पॉसिबल है, नॉर्मल कंडीशन में इनमें वेव मोशन नहीं होती है। कौन सी मोशन होती है, लीनियर मोशन होती है। इसमें ब्राउनियन मोशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ,
डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, अपवर्ड में भी जा सकते हैं, डाउनवर्ड में भी जा सकते हैं, लेफ्ट में भी, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पर होगा सीधी लकीर में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में। यानी हमारा थर्ड पॉइंट हो गया कि गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव इन किसमें, स्ट्रेट पाथ, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में सीधी डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट दे कैन मूव, पर ये क्या कर सकते हैं, दे कैन मूव इन ऑल क्या डायरेक्शंस, ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, मूवमेंट तो सीधी लकीर में होगी, अब सीधे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेफ्ट पे राइट पे, तो हर डायरेक्शन में, पर ये वेव मोशन में मूव नहीं करते हैं। तो लीनियर मोशन जो है वो समझ लो गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है। मोशन इन स्ट्रेट पाथ का मतलब है लीनियर मोशन। उसके बाद नंबर 4, ये मॉलिक्यूल जब हरकत में होते हैं तो हो सकता है ये आमने सामने आ जाए, ये इधर से आ जाए, ये इधर से आ जाए, ये आपस में टकरा जाए, ऐसा भी होता है, या फिर ये सीधा चलते हुए ये मॉलिक्यूल इधर वॉल ऑफ कंटेनर से टकराए, तो ये पॉसिबल है। तो गैस के मॉलिक्यूल हरकत के दौरान कई बार, लाखों बार आपस में भी टकराते हैं और वॉल कंटेनर से भी टकराते हैं, लेकिन इनकी जो वेलोसिटीज़ है मॉलिक्यूल्स की, जो हरकत की रफ्तार है, वो आपस में टकराने से और वॉल ऑफ कंटेनर से टकराने से इनकी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ती है ना कम होती है। तो इस वजह से जहाँ कोलिजन्स हों आपस में या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, पर एनर्जी चेंज ज़रा बराबर भी ना आए, तो ऐसे कोलिजन्स को क्या कहते हैं, एलास्टिक कोलिजन, यानी एनर्जी का ना लॉस है और ना एनर्जी का गेन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल गया, यानी गैस के मॉलिक्यूल न सिर्फ ये कि आपस में टकराते हैं, बल्कि वॉल ऑफ कंटेनर से भी क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। पर ये कोलिजन्स क्या होते हैं, ये मुकम्मल तौर पर इलास्टिक होते हैं, ना इनके कोलिजन से पहले ना बाद में एनर्जी बढ़ती है ना कम होती है। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया कि गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नॉट ओनली कोलाइड विद ईच अदर, न सिर्फ ये कि एक दूसरे के साथ ये आपस में टकराते हैं, बट ऑल्सो, पर ये ऑल्सो विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। बट पर ये बोलता है दीज कोलिजन्स, पर ये जो इनके कोलिजन्स होते हैं आर परफेक्टली क्या होते हैं, एलास्टिक होते हैं, मीन्स नो लॉस और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोलिजन की वजह से ना काइनेटिक एनर्जी कम होती है और ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, हरकत
कर रहे होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बिल्कुल इंडिपेंडेंट मोशन में होता है, हरकत में होता है, और ये यहां से चला और इस पॉइंट ए से, और ये मॉलिक्यूल यहां से चला पॉइंट बी से, और इधर आके दोनों मॉलिक्यूल्स क्या कर गए, कोलिजन्स, यहां पर आके इनके क्या हो गए, कोलिजन्स हो गए, आपस में टकरा गए। तो जब तक ये टकराते नहीं हैं, जब तक ये मॉलिक्यूल बी पॉइंट से यहां तक आया, सी तक, ये ए से यहां तक आया, बी पॉइंट तक या डी पॉइंट तक आया, तो जब तक ये टकराया नहीं, जो भी इसने मुफासला तय किया, कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, तो ये जितना भी रास्ता तय करेगा इसको क्या बोलोगे, फ्री पाथ। क्या बोलोगे, फ्री पाथ। और साइंटिस्ट कहते हैं हर मॉलिक्यूल जब हरकत में होता है तो ये एक काफ़ी डिस्टेंस फ्रीली तय करता है, किसी और से कोलाइड किए बगैर ये चलता रहता है। जब तक इसका कोलिजन नहीं होता तो इसका फ्री पाथ है, फ्री मोशन, कोई रुकावट नहीं। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल जो फ्री पाथ है इनके, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क आ सकता है। अब जैसे ये मॉलिक्यूल यहां तक आया, इसने डिस्टेंस कवर किया 1 सेंटीमीटर, तो ये कवर करेगा 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब टकरा के ये वापस हुआ है, इधर आके एक और मॉलिक्यूल से, ये इधर से मॉलिक्यूल आ रहा था, इससे आके इधर टकराया। अब यहां पर भी कोलिजन हुआ इनका, लेकिन आप देखो इधर इसने डिस्टेंस तय किया 1.3 सेंटीमीटर। तो बिफोर कोलिजन भले मॉलिक्यूल जितनी बार किसी और मॉलिक्यूल से टकराए या मूव करता रहे, तो वो जितना फ्री स्पेस कवर करेगा, वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा, ये उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाएगा, फ्री पाथ। अब इनके फ्री पाथ देखो तकरीबन बराबर है, कोई पॉइंट्स में थोड़ा बहुत फर्क है तो है, वरना कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये पहला फ्री पाथ फिर टकरा गया, दूसरा फ्री पाथ फिर टकरा गया, तीसरा फ्री पाथ यहां से यहां तक फिर टकरा गया। तो पहला तय किया 1.2, कोई बड़ा फर्क नहीं होगा, 0.1 0.2, ऐसे नहीं है एक करे 1 सेंटीमीटर तो दूसरा 3-4 सेंटीमीटर चला जाएगा, नहीं, 1 ही करेगा, लेकिन पॉइंटों में थोड़ा फर्क होगा, 1.2 1.3 ऐसे। तो पहले का फ्री पाथ 1.2, दूसरे का फ्री पाथ 1.0 यानी 1, और तीसरे का 1.3, और डिवाइड किससे करोगे, 3 से। तो ये ऑलमोस्ट हमारा बन गया 3.5, डिवाइड करोगे 3 से तो तकरीबन हमारा जो ये कवर हो रहा है 1.1 सेंटीमीटर। ये अब निकल आया इन तीनों का एवरेज। क्या निकल आया, एवरेज डिस्टेंस। यानी अब अगर सब बराबर ये डिस्टेंस कवर करें तो ये कितना होगा, 1.1 सेंटीमीटर होगा। और इस एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। तो तकरीबन मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स की, यानी अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल है तो उसमें से 99 लाख मॉलिक्यूल इतना डिस्टेंस तय करेंगे, बाकियों में थोड़ा 0.1 0.2 का फर्क आएगा। तो ये जो मीन डिस्टेंस है ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है, तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ, तो हम इसको अभी डिफाइन करते हैं कि हम मीन फ्री पाथ किससे बोलते हैं, या मीन फ्री पाथ का हमारा मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन फ्री पाथ। तो इसके लिए हम यहां पर लेंगे
यानी दी एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स before collision with its other molecules, ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने से पहले और या फिर विद वॉल्स ऑफ कंटेनर या कंटेनर की वॉल से टकराने से पहले जितना एवरेज डिस्टेंस कवर करेगा इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। क्या बोलोगे? मीन फ्री पाथ कहोगे। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ जो है ये एवरेज डिस्टेंस होती है जो गैस के मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन से पहले तय करेंगे, पर एवरेज निकालनी पड़ेगी। वो ज़्यादातर मॉलिक्यूल वही डिस्टेंस कवर करेंगे, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन से पहले तय करदा डिस्टेंस या मुफासला होता है। अब हम लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट, वो ये है कि एक गैस का मॉलिक्यूल जब किसी और मॉलिक्यूल से टकराता है, किसी और मॉलिक्यूल से टकराता है या वॉल ऑफ कंटेनर से टकराता है, तो आपस में टकराएगा तब तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल किस से टकराता है? वॉल ऑफ कंटेनर, तो इसको जब ये हिट करता है, इससे हिट करता है यहां पर, तो फिर ये मॉलिक्यूल जब हिट करेगा तो अब ये इसको आगे की तरफ वॉल को क्या करेगा? पुश करेगा, धकेलेगा आगे की तरफ। तो इस वजह से अब ये शेप जो है फिर इसकी जो है वॉल ऑफ कंटेनर की अगर कमजोर है तो आप देखोगे क्या हो जाएगी? थोड़ा सा बाहर की तरफ चली जाएगी, बाहर की तरफ, जैसे बलून गुब्बारा होता है। अब ये देखो जैसे इससे ये फिंगर हिट करेगी तो ये इसको क्या करेगी? धकेलेगी, इसको पुश कर रही है, धकेल रही है। ये ताकत जिससे कोई चीज़ दूसरी चीज़ को धकेलती है, पुश करती है, उस ताकत को, उस फोर्स को क्या बोलते हो? उसको बोलते हो प्रेशर। तो गैस में प्रेशर कैसे पैदा होता है? जब गैस का मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल से टकराए तब तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा तो उसको धकेलेगा आगे की तरफ। गैस किसी चीज़ में भरोगे तो वो फैलेगा। क्यों फैलेगा? बलून में, गुब्बारे में हवा भरो, वो मॉलिक्यूल गुब्बारे की दीवार है समझ लो, उस बलून की जो स्किन है वो उसकी दीवार है, उससे टकराएंगे, उसको वो क्या करेंगे? बाहर की तरफ धकेलेंगे। ये देखो हमने यहाँ पर बलून में गैस भरी, अब ये मॉलिक्यूल जब इसको हिट करेंगे, जब इसको टच करेंगे तो ये इसको किस तरफ धकेलेंगे? बाहर की तरफ धकेलेंगे, और नतीजतन बलून जो है वो फिर फूलता जाएगा, ये सिकुड़ेगा नहीं। ये अब क्यों? क्योंकि ये जब धकेलेंगे तो इस ताकत को क्या बोलेंगे हम? प्रेशर। क्या बोलोगे? प्रेशर। तो गैसेस में प्रेशर कैसे पैदा होता है? जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराती हैं और उसको धकेलती हैं। ये ताकत गैस का क्या कहलाती है? प्रेशर, गैसियस प्रेशर कहलाती है। तो अब हम इसी प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, या प्रेशर से हमारी मुराद क्या होगी, इसको
देखते हैं। तो हम देखते हैं, ये हमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, यानी गैसियस प्रेशर। गैस का जो प्रेशर है इज द रिजल्ट ऑफ collisions of gas molecules with walls of container। यानी जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा तो फिर गैस में क्या पैदा होगा, प्रेशर पैदा होगा। तो ऐसे गैस के प्रेशर में इजाफा भी होता है। जितने मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से ज़्यादा टकराएंगे उतना गैसेस में क्या पैदा होगा, प्रेशर पैदा होगा। और इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, गैसियस प्रेशर बोलते हैं। तो गैसियस प्रेशर ऐसे बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, वो ये कह रहा है कि कुछ पॉइंट इस थ्योरी में, ये सारे पॉइंट किसने बताए थे, बर्नौली ने। किसने बताए थे, बर्नौली ने ये पॉइंट बताए थे। लेकिन इन पॉइंट्स के अलावा कुछ पॉइंट कैलोजियस के, कैल्विन के, मैक्सवेल के, बोल्ट्जमैन के ऐड किए गए थे। तो अब हम यहां लिखेंगे कि आफ्टर दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के अलावा, आफ्टर दीज पॉइंट्स सम पॉइंट्स वर एडिड। वो ऐड किए गए, किसमें, एडिड टू KMT में, बाय कौन, मैक्सवेल भी कहते हो, मैक्सवेल, उसके बाद कैल्विन, उसके बाद कैलोजियस। कौन सा साइंटिस्ट था, कैलोजियस। ये जो है कैलोजियस, इसके पॉइंट भी ऐड किए गए थे। एंड और किसके, बोल्ट्जमैन के भी ऐड किए गए थे इन 1857 में। कुछ और पॉइंट इसमें ऐड किए गए थे। तो अब हम जो वो एडेड पॉइंट हैं वो लेते हैं। अब जैसे अकॉर्डिंग टू कैलोजियस, यानी कैलोजियस ने एक हमें स्टेटमेंट दिया, कैलोजियस दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स की जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर या गैस का टेम्परेचर बढ़ाओ तो फिर इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसेस की बढ़ती है जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन स्केल में डबल करो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है। अब आते हैं, इसी में इसने फिर एक इक्वेशन दी थी और वो इक्वेशन जो है हम अभी लेंगे। इसने हमें एक इक्वेशन दी थी जिसके बेसिस पर हम इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्या बनाते हैं, रिलेशन। क्या बनाते हैं,
रिलेशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैलोजियस, यानी अगर हम क्या ले लें, कैलोजियस का क्या ले लें, इक्वेशन, जब वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में काइनेटिक एनर्जी की बात करता है, तो वो है PV इज इक्वल टू 1/3 MNC बार स्क्वायर। ये वो इक्वेशन है जो गैस का तकरीबन हर कैरेक्टर बताएगी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मीन्स उसका प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट 1/3 उसके मास, उसके टोटल नंबर ऑफ मोल और उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बराबर। अब आपका हो सकता है सेशन ख़त्म हो जाए, टाइम ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन का बस ये लिख देता हूँ, P प्रेशर होता है ऑफ गैस। ये रिकॉर्डिंग में मैं दे दूंगा आपको, तो इसमें इसको नोट कर लो। V इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, और उसके बाद M मास ऑफ गैस है, गैस का मास है, और उसके बाद N जो है ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके, ऑफ गैस के हैं, और C बार स्क्वायर, C बार स्क्वायर, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको कहा जाता है। तो अब ये इक्वेशन किस लिए बनाई गई है और इस इक्वेशन का मतलब क्या है, तो ये हम अभी नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब आप मुझे यहाँ पे, कल हम इस इक्वेशन को और डिटेल में लेके जाएंगे, फाइनल पॉइंट होंगे। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, C बार स्क्वायर यानी एवरेज वेलोसिटी या मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है और ये क्यों ली जाती है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। और उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपको बताया था कि गैसेस की आम कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज हम कैलोजियस इक्वेशन जो है इससे लेंगे, पर उससे पहले एक आपको पॉइंट बताना है, और वो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी KMT की। तो आज यहाँ से हम शुरू करते हैं कैलोजियस इक्वेशन या कैलोजियस स्टेटमेंट, कैलोजियस इक्वेशन भी इसको आप कहते हो। अब कैलोजियस इक्वेशन क्या है, यानी इट इज़, ये वैसे चल रहा है आपका टॉपिक KMT फॉर गैसेस, ये वाला आपका टॉपिक है KMT फॉर गैसेस। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, फिर भी आपको बता देते हैं, यानी KMT फॉर गैसेस, और यहाँ पर हम इसका पॉइंट नंबर 6 ले रहे हैं, वो है कैलोजियस या कैलोजिस इक्वेशन या कैलोजियस इक्वेशन। अब ये कैलोजियस इक्वेशन क्या है और इसका मतलब क्या है। कैलोजियस इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन है जो गैस के प्रेशर और वॉल्यूम, उसका जो भी वैल्यू होता है वो उसके मास, उसके नंबर ऑफ मोल्स और उसके मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के साथ उसका क्या ताल्लुक है, ये वो बताता है। यानी इट इज़ ए रिलेशन और equation which expresses, जो बयान करती है, expresses the relationship of
relationship of product of pressure volume with molar mass, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स एंड, और किसके साथ रिलेटेड है, एंड velocities of gas molecules, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो ये एक सिंपल इक्वेशन होगी। अब हम इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये कैसे। तो यहाँ पे हम लेते हैं कैलोजियस स्टेटमेंट, कैलोजियस इक्वेशन, और वो है P इंटू V इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। यहां पर P जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, प्रेशर को, और V डिनोट कर रहा है किसको, वॉल्यूम को। तो कहता है वॉल्यूम और प्रोडक्ट इसका, प्रेशर का और वॉल्यूम का, इनका आपस में क्या रिलेशन है। वो कहता है 1/3 कर लें किसका, 1/3 कर लें m, यानी मास ऑफ गैस, और उसके बाद n कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ क्या, मोल्स, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, मोल्स भी लिख सकते हो, या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये है, और C बार स्क्वायर, ये क्या है, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी बस, बाकी चीज़ें तो क्लियर हैं कि मास का 1/3 कर लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का 1/3 कर लो, और उसकी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ का 1/3 कर लो, पर वेलोसिटी को स्क्वायर करके फिर उसका 1/3 कर लो। तो ये इसका 1/3 इन वैल्यूज़ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना होना चाहिए, उसके प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के आंसर के बराबर। तो फिर हम कहेंगे अब ये मॉलिक्यूल एक कांस्टेंट एनर्जी पर हैं, उनकी एनर्जी कांस्टेंट है, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर इनका इन वैल्यूज़ का 1/3 और इधर गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, अगर ये दोनों वैल्यूज़ PV का प्रोडक्ट और इनके 1/3 वैल्यू अगर ये इक्वल नहीं होते हैं, तो फिर ये समझ लो कि गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। अगर ये वैल्यूज़ इनका 1/3 और गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इनका आंसर इक्वल आ जाए, तो समझ लो गैस का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी गैस की क्या है, मॉलिक्यूल्स की कांस्टेंट है। कैसे इसको इन वैल्यूज से निकालते हैं, बस इसमें सिर्फ ये तो मास ऑफ गैस है, यानी 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 किलोग्राम में कितने हैं। बस अब ये चीज़ जो है ना ये समझनी, ये क्या है, C बार स्क्वायर या मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं और इसको थोड़ा समझ लो तो वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं अब हम ऐसी ही वैल्यू, और वो ये है C बार स्क्वायर, इस वैल्यू को बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी है क्या, लेट सपोज हम एक कंटेनर लेते हैं। अब इस कंटेनर में हम गैस के
लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल, ये देखो एक, ये फिर 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट गैसेस फिलअप कर देते हैं, काफ़ी मॉलिक्यूल फिलअप कर देते हैं और इस कंटेनर का टेम्परेचर कोई ना कोई फिक्स कर देते हैं। अब हमने टेम्परेचर सारे गैस का क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। फिक्स टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल है। तो कैलोजियस कहता है ये सारे मॉलिक्यूल लाखों करोड़ों होंगे एक गैस के, एक कंटेनर के अंदर, तो इनकी वेलोसिटीज 100% इक्वल नहीं होंगी। 100% इक्वल कहता है नहीं होंगी, फर्क ज़रूर होगा। कैसे? सपोज ये अरबों खरबों मॉलिक्यूल हैं, तो अब ये ऐसा नहीं है कि हर मॉलिक्यूल एक एक की अलग अलग वेलोसिटी होगी, नहीं। समझ लो 10 करोड़ में से 1 करोड़ मॉलिक्यूल का ग्रुप, इनकी वेलोसिटी होगी, सपोज 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है, इसको हम कर देते हैं v1, यानी पहला ग्रुप जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ मॉलिक्यूल है, तो इनकी वेलोसिटी है 3.1 मीटर पर सेकेंड। और फिर दूसरा एक ग्रुप है, अब उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसको कर देते हैं v2, ये भी कोई होंगे 2-2.5 करोड़। तो दूसरे ग्रुप की वो है 3.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तीसरा ग्रुप इसमें होगा, ये 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। लेट सपोज तीसरा ग्रुप है, उसमें भी कोई 2-2.5 करोड़ मॉलिक्यूल है, तो इनकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देखें सारी गैस के मॉलिक्यूल पहली बार हैं तो काफ़ी सारे करोड़ों मॉलिक्यूल, लेकिन इनमें फिर वो मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ी बड़ी तादाद में अलग अलग ग्रुपों में तकसीम हो गए। किस लिहाज से तकसीम हो गए? वेलोसिटी के लिहाज से, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिहाज से। और इनमें हर ग्रुप में काफ़ी सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, तो एक ग्रुप की 100% वेलोसिटी सेम होगी। तो ये फिर हम देखते हैं कितने ग्रुप हमने बनाए जिनमें, और देखो इनमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, जस्ट इनके वेलोसिटीज़ में पॉइंट का फ़र्क है, कहीं 0.1, कहीं 0.2, कहीं 0.3, ऐसा है। तो इसका मतलब है वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क में भी नहीं होंगी। एक की अगर 3 मीटर, दूसरे की 6 मीटर, तीसरे की 8 मीटर, 9 मीटर, इतना गैप नहीं होगा। जस्ट 0.1, 3.1 है तो 3.2, 3.3, 3.4 पॉइंटों में फ़र्क होगा, तो मामूली फ़र्क है। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो मामूली फ़र्क है, लेट सपोज हमने एक ग्रुप जो गैसेस का ये बनाया, इस ग्रुप में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनकी तादाद को N1, और इसमें जितने मॉलिक्यूल थे N2, और इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं N3। ये 3 समझो हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो अब इनके एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, यानी अगर हम मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स के इनमें देखें, ये जो एवरेज निकालते हो ना, ये फिर समझ लो मेजॉरिटी जो है उसमें ये वैल्यू मौजूद होगी। मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यही वेलोसिटी रखेंगे, बाकी दूसरी जो होंगी ये वाली, ये समझ लो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स की होंगी। मेजॉरिटी इनमें बड़ी तादाद, जो सबसे ज़्यादा तादाद है, वो एवरेज वेलोसिटी वाला जो आंसर आएगा वो रखेगी। तो अब एवरेज कैसे निकालते हो? मीन, ये देखो, अब यहाँ लिखते हैं सी बार स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये कैसे निकालें? कहता है पहले नंबर ऑफ मोल जितने भी थे पहले ग्रुप में, N1 में 2 लाख, 2.5 लाख जितने भी थे, पहले उनकी वैल्यू रखो। अब इनकी वेलोसिटी जितनी भी है इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये C1 स्क्वायर कर दो इसको, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद जिस ग्रुप में है, जितने भी हैं, लाखों करोड़ों जितने भी, वो रखो, फिर उसकी जो वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट है उसका करो स्क्वायर। तो ये पहले ग्रुप की हो गई वेलोसिटी और पहले ग्रुप के मॉलिक्यूल की तादाद। अब ये वैल्यू मिलेगी, इसको फिर दूसरे ग्रुप के मॉलिक्यूल और दूसरे ग्रुप के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, और फिर तीसरा, और इस तरीके से CN, और ये जो है N जितने भी ग्रुप हो
अप टू सी एन स्क्वायर कर दो, जितने भी ग्रुप हों तो आप इसको स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको कर दो स्क्वायर, अप टू कहाँ तक स्क्वायर कर सकते हो, जितने ग्रुप हो एन सी एन स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करें, कहता है ये नंबर ऑफ मोल पहले ग्रुप में थे वो, फिर प्लस करो नंबर ऑफ मोल दूसरे ग्रुप के, फिर नंबर ऑफ मोल तीसरे ग्रुप के, एंड सो ऑन, यहां रख दो। तो ये जो अब आपको एवरेज वैल्यू मिलेगी इसको क्या बोलोगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और यही वेलोसिटी मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर यही होगी, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में यही होगी। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू उसके मोल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। फिर दूसरे मोल्स का ग्रुप, उनकी टोटल तादाद, फिर उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर, फिर तीसरे ग्रुप के मोल्स की तादाद इनटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसे ये वेलोसिटीज निकाल लो। फिर ये इनकी पहले की ग्रुप की मोल और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, फिर दूसरे ग्रुप के मोल और वेलोसिटी के स्क्वायर का प्रोडक्ट, फिर दूसरे ग्रुप के स्क्वायर का प्रोडक्ट, ये सारी वैल्यूज प्लस करके नीचे टोटल गैस में मॉलिक्यूल कितने थे, जितने भी ग्रुप्स में थे टोटल, उससे कर दो डिवाइड। तो ये हमें क्या मिलेगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और यही वेलोसिटी इस गैस के अंदर मौजूद लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की यही वेलोसिटी होती है, ये होती है। तो इस तरीके से हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और इसी वेलोसिटी को जो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है उसके स्क्वायर को क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की एक बहुत बड़ी तादाद, मॉलिक्यूल्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, उनकी वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है, और उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये थी हमारी KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। इसके पॉइंट्स आपको सारे क्लियर कर दिए कि गैसेस क्या होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरह मूव करते हैं, और उसके बाद उनमें प्रेशर कैसे बनता है, उसके बाद उन गैस के मॉलिक्यूल्स के दूसरे कैरेक्टर कौन से हैं, आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है, इन दोनों में फ़र्क कितना है। तो ये तो हो गई KMT फॉर गैसेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, गैसेस की बुनियादी प्रॉपर्टीज, गैसेस की बुनियादी मतलब कैरेक्टर्स, जिनके बेस पर आप गैसेस को लिक्विड और सॉलिड से अलग रखते हो, सेपरेट रखते हो। तो इनमें पहला कैरेक्टर जो है, दैट वन इज प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर। अब ये प्रेशर है क्या, आप पढ़ते आ रहे हो, आपको पता भी है कि प्रेशर असल में हम सबसे पहले लेते हैं यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया कैसे निकालोगे भाई, 1 मीटर लंबाई है तो फिर 1 मीटर क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। तो अब इस स्पेस पे जितनी फोर्स लगाओगे, जितनी ताकत लगाओगे, समझ लो ये मेरे पास क्या है, डस्टर है ना, इसका 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब मैं पेन से या अपने हाथ से इसको नीचे दबाता हूँ, अब मैं इस पे लगा रहा हूँ फोर्स। अब ये फोर्स जो इस स्क्वायर एरिया पे मैं लगा रहा हूँ, इसको नीचे पुश करने के लिए इस फोर्स को क्या बोलोगे, प्रेशर बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, प्रेशर। तो इसका मतलब है दी फोर्स अप्लाइड एट यूनिट एरिया
इज कॉल्ड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट एरिया पर, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है या किलोमीटर, एरिया का कोई भी यूनिट उठाओ, उसके ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे, जितना उस एरिया को पुश किया जाएगा किसी एक डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, तो वो फोर्स जो है वो क्या कहलाएगी? प्रेशर कहलाएगी। तो प्रेशर बेसिकली क्या है? किसी चीज़ को पुश करने के लिए जो ताकत लगाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। और ये कितने एरिया पे लगाई जाए? ये लगाई जाए 1 मीटर स्क्वायर पे, यानी ऐसे सरफेस पे, ऐसी जगह पे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर हो। तो फिर ये जनरली यूनिट एरिया हो जाएगा, और इस पर जितनी फोर्स लगाओगे हम इसको क्या कहेंगे? नेट फोर्स को प्रेशर कहेंगे। तो ये है प्रेशर की हकीकत, ये है प्रेशर की असल पॉइंट्स, असल इसकी बात। अब आते हैं कि ये प्रेशर यूनिट्स कौन से में लिया जाता है? यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं और ये कहाँ पर इक्वल होते हैं? तो हम आमतौर पर, अगर फर्ज करो ये पहला यूनिट हम लेते हैं, तो वो है हमारा 8 या एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में क्या लिखते हो? एटीएम। तो 1 एटीएम प्रेशर, ये समझ लो यूनिट अमाउंट है प्रेशर की। यही प्रेशर 1 एटीएम का एक और यूनिट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीएसआई। तो 1 एटीएम प्रेशर पीएसआई में कितना होगा? 14.7 पीएसआई, इसके बराबर। अच्छा, यही प्रेशर टॉर, ये प्रेशर का एक और यूनिट है टॉर, या फिर इसको लिखा जाता है प्रेशर को मिलीमीटर मर्करी। ये मिलीमीटर मर्करी का यूनिट है। जैसे थर्मोमीटर में एक पूरी ट्यूब होती है ना, अब ये कितने मिलीमीटर की हो? ये हो 760 मीटर की बारीक ट्यूब लंबाई वाली। उसमें एयर जितना प्रेशर बनाएगी, जितना फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड, या मरकरी फिल कर दो 760 मिलीमीटर वाली ट्यूब के अंदर। अब वो उसके अंदर मौजूद एयर को जितना फोर्स उस पर लगाएगी उसको बोलेंगे 1 एटीएम प्रेशर, या इसको 760 टॉर, 760 टॉर, या फिर इसको बोला जाता है मिलीमीटर मर्करी। फिर शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं? MMHg, इसके बराबर लिया जाता है मिलीमीटर मर्करी के, 760 या 760 मिलीमीटर। यानी 1 एटीएम प्रेशर पीएसआई में कितना होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच में 14.7, और ये टॉर में कितना होता है? 760। असल में स्केल जो है ये तो मिलीमीटर मरकरी का है। एक ट्यूब होती है 760 मिलीमीटर की, उसमें मरकरी फिल करते हैं 760 मिलीमीटर तक। अब ये कितना वज़न रखता है, कितना प्रेशर बना सकता है, उसको ये ईजाद किया था किसने? एक साइंटिस्ट था इटली का, उसका नाम था टोरोसैली। तो ये उसी नाम से फिर इसको कभी कभार टॉर भी लिखा जाता है। जैसे सेंटीग्रेड को ईजाद किया था स्केल को किसने? सेल्सियस ने, तो हम उसको डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। तो ये टॉर में आ गया। फिर एक और यूनिट है, कौन सा? वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है, इसको शॉर्ट में NM स्क्वायर ये लिखते हो।
और ये कितना होता है, ये होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर है। यही प्रेशर 1 एटीएम का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना है, ये है 101,325 है। और यही प्रेशर बार में, बार को शॉर्ट में लिखते हैं बी ए। किस में लिखते हैं, बी ए। अब ये बी 101,325 बार या बी ए पर ये 1.01325 बार के बराबर होता है। और यही प्रेशर पास्कल्स में, किस में, पास्कल्स में, पास्कल को शॉर्ट में पीए लिखते हैं, ये इसमें भी 101,325 पीए यानी पास्कल के बराबर। तो अब आप देखो ये प्रेशर के यूनिट्स हैं, यानी 1 एटीएम प्रेशर पीएसआई में 14.7 के बराबर, टॉर में यही प्रेशर 760 टॉर या मिलीमीटर मरकरी के बराबर, सेम यूनिट है। ये साइंटिस्ट का नाम है टॉर, और मिलीमीटर मरकरी असल में स्केल का नाम। उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट भी है, और ये एसआई यूनिट में आपको क्लियर करूँगा ये किस तरह बनाया गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद दूसरा है बार, ये 1.01, ये थोड़ा मैं ऊपर करके लिखता हूँ, आपको शायद हो सकता है नज़र ना आए। तो ये है बार, इसको शॉर्ट में बी ए लिखते हैं। तो ये है 1.01325 बी ए यानी बार। और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारा पास्कल। ये पास्कल में कितना होगा पी ए में, तो ये भी 101,325 पी ए के पास्कल के बराबर। ये हैं प्रेशर के यूनिट्स जो अलग अलग जो हैं, मतलब किस में होते हैं, यूनिट्स में होते हैं, और इनको काउंट किया जाता है, इनको कैलकुलेट किया जाता है इन प्रेशर यूनिट्स में वैल्यूज़ को। तो अब हम इन वैल्यूज़ को एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले कि हम उसको कन्वर्ट करें, हम इसकी इक्विवेलेंट्स यही रखेंगे, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। तो अब आते हैं कि ये यूनिट एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होंगे। तो सबसे पहले आप यानी इन स्केल्स को, इन प्रेशर, गैस के प्रेशर के स्केल्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करोगे, मीन्स कन्वर्जन्स ऑफ प्रेशर स्केल या प्रेशर यूनिट्स टू ईच अदर, एक दूसरे में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो हम सबसे पहले हम लेंगे एटीएम इनटू, किस में करना है, पीएसआई में, यानी एटीएम प्रेशर पीएसआई प्रेशर में कैसे जाएगा। अब इतना याद रख लो कि 1 एटीएम प्रेशर पीएसआई के यूनिट में कितना होता है, ये होता है 14.7 पीएसआई, 14.7 पीएसआई के। अब अगर ये डबल होगा तो पीएसआई भी डबल। अब जैसे प्रेशर हमें पीएसआई में, एटीएम को पीएसआई में चेंज करना है, तो पीएसआई बराबर होगा जितना प्रेशर है किसमें, प्रेशर इन एटीएम, इनटू कर दो इसको। अब सिर्फ एटीएम में प्रेशर मिला हुआ है, अब इसको 14.7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रेशर जो एटीएम में था वो पीएसआई में चेंज हो जाएगा। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि कन्वर्ट, चेंज करो 2 एटीएम इनटू किस में, पीएसआई में चेंज करो प्रेशर को। तो फार्मूला है, एटीएम आपके पास कितने हैं 2, तो 14.7 से मल्टीप्लाई,
तो देखो 2 7 द 14 और 2 4 द 8 प्लस 1 9, फिर 1 2 द 2, एक डिजिट के बाद क्या है डेसिमल। तो अब ये प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गया, ये चेंज हो गया पीएसआई में। तो अगर हमारे पास बेटा एटीएम में प्रेशर है तो उसको पीएसआई में कन्वर्ट करना आसान है। क्या करें, जितने एटीएम है 14.7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 एटीएम किसके इक्वल है, ये 14.7। अब अगर एटीएम डबल होगा तो पीएसआई भी डबल होगा, एटीएम हाफ होगा तो पीएसआई भी हाफ हो जाएगा। ठीक, तो पहला हमारा ये हो गया। अब आपको यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसी का, कन्वर्ट इनटू पीएसआई, पीएसआई में चेंज करो। पहले हमारे पास है 3.5 एटीएम, दूसरा है 0.5 एटीएम, तीसरा है 7.2 एटीएम। तो इनको पीएसआई में ऐसे ही चेंज करो जैसे मैंने ये आपको अभी बताया, फार्मूला भी लिखा हुआ है, जितने एटीएम है 14.7 से मल्टीप्लाई। चलें अब दूसरा हम लेते हैं, कन्वर्जन यूनिट भी लेते हैं और फैक्टर भी लेते हैं। अब इसको चेंज करते हैं, यानी पीएसआई मिला हुआ है, इसको चेंज करते हैं किस में, एटीएम में, पीएसआई को एटीएम में। तो फार्मूला हमारा है एटीएम इज इक्वल टू जितने पीएसआई प्रेशर हो इसको डिवाइड कर दो 14.7 से, 14.7 से डिवाइड कर दो तो ये प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीएम में। अब जैसे हमें क्वेश्चन मिला कि कन्वर्ट 29.4 क्या ये पीएसआई टू किस में कन्वर्ट कर दो, एटीएम में। तो देखो फार्मूला हमारे पास है एटीएम इज इक्वल टू पीएसआई में कितना प्रेशर है 29.4 और 14.7 से क्या कर दें डिवाइड, तो हमारा प्रेशर एटीएम में कितना हो गया 2 एटीएम। तो इस तरह इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, जितने पीएसआई हो उसको 14.7 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ ऐसे ही करना है, कन्वर्ट इनटू किसमें, इसको कन्वर्ट करो एटीएम में। तो पहला है 40 psi, उसके बाद दूसरा है 3.5 psi और तीसरा है 101 psi। इन सबको किस में कन्वर्ट करो, इनको कन्वर्ट करो एटीएम में। तो फार्मूला यही है, psi को 14.7 से डिवाइड कर दो। अब नेक्स्ट यूनिट लेंगे और वो है हमारा कन्वर्जन का यूनिट, और कन्वर्जन का यूनिट कौन सा है, अब नेक्स्ट हमारा सी है, वो है एटीएम इनटू किस में कर दें, टॉर में और मिलीमीटर मर्करी। तो कैसे करेंगे, फार्मूला है यानी प्रेशर टॉर में निकालना है या फिर प्रेशर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर मर्करी में। तो जितना प्रेशर है एटीएम में इसको मल्टीप्लाई कर दो 760 से, किससे मल्टीप्लाई कर दो 760 से, तो फिर हमारा प्रेशर किस में चला जाएगा, टॉर में। अब जैसे हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि कन्वर्ट 3 एटीएम इनटू किसमें, टॉर छोटा टी भी लिख सकते हो और या फिर मिलीमीटर मर्करी में। तो कैसे कन्वर्ट करें, देखो प्रेशर है 3 एटीएम, 760 से करो मल्टीप्लाई, तो 3 0 द 0, 3 6 द 18,
3 7 21 प्लस 2 तो 22। तो ये हमारा हो गया 2280 टॉर या फिर मिलीमीटर मरकरी। ये होगा इसका प्रेशर, किसमें, टॉर में या मिलीमीटर मरकरी में। तो अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इनको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू टॉर, टॉर में कन्वर्ट करो। तो कौन सा है, पहला है 15 20 टॉर, ठीक है। इनको हमने किस में, नहीं सॉरी पहले एटीएम, ठीक है ना। तो हमारे पास है पहला 2 एटीएम, इसको टॉर में ले जाओ। फिर दूसरा है 5 एटीएम, इसको टॉर में ले जाओ। फिर तीसरा है 0.25 एटीएम, इसको ले जाओ। और डी में है 1.5 एटीएम, इनको टॉर में चेंज करना है। बस मल्टीप्लाई किससे करोगे, 760 से। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेशर, किस में, ये चला जाएगा टॉर एटीएम में, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा यूनिट होगा कि हमने क्या करना है, नंबर अब होगा डी, चौथा नंबर, वो है टॉर और मिलीमीटर मरकरी इनटू, किस में कर दें, इसको कन्वर्ट कर दो इनटू एटीएम, एटीएम में। तो फिर तरीका ये है, फार्मूला है एटीएम प्रेशर, यानी प्रेशर को एटीएम में चेंज करना है। तो फिर प्रेशर जितना भी आपको मिला हुआ है इन किस में, टॉर में या फिर मिलीमीटर मरकरी में, तो इसको डिवाइड कर दो 760 से। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एटीएम में। अब जैसे क्वेश्चन है कि कन्वर्ट, कन्वर्ट करो 1520 टॉर इनटू किस में, एटीएम में। तो देखो फार्मूला है 1520, डिवाइड करोगे इसको 760 से, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 एटीएम। तो ये तरीका आप कर सकते हो और इससे कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, बस ये करना है, बाकी आपका सेशन अभी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी फिर कल हम करेंगे कन्वर्ट इनटू एटीएम, एटीएम में कन्वर्ट करो। वो है पहला 3330 टॉर, और उसके बाद दूसरा है, ये है 1400 मिलीमीटर मरकरी, और उसके बाद है 1870 टॉर। तो इनको बेटा इसमें कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। इसकी मैं पिक आपको दे रहा हूँ, इसकी पिक ले लो, 1870 टॉर, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्ट करने हैं। अब बाकी कुछ यूनिट्स रहते हैं, वो हम कल इंशाल्लाह, अभी आपका सेशन ऑफ हो जाएगा तो कल फिर कोशिश करना, जैसे आपको मैसेज आ जाए तो फ़ौरन ज्वाइन करो। तो आपके 4-5 मिनट उसमें बच जाएंगे, तो हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो कल फिर यहीं से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ कुछ कैलकुलेशन इसकी हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ मैं सेशन को ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी बेटा, अल्लाह हाफिज़। ऑफ प्रेशर, और प्रेशर के सबसे पहले प्रेशर का SI यूनिट जो है ये कैलकुलेट करेंगे, SI यूनिट फॉर प्रेशर। तो हमें जैसा कि आप जानते हो, प्रेशर जो है वो असल में फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया, यूनिट एरिया का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये सरफेस होता है, और ये सरफेस जो है जिसका, या एरिया जिसका 1 मीटर अगर विड्थ है तो 1 मीटर उसकी क्या है, ब्रेथ है।
तो ये जो स्पेस है इसको हम 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया बोलेंगे, और ये हमारा एरिया क्या कहलाएगा, यूनिट एरिया, यानी एरिया का हमने यूनिट अमाउंट 1 मीटर स्क्वायर लिया है, तो ये हमारा एरिया का क्या होगा, यूनिट होगा। और इसमें हम ऑलमोस्ट थोड़ा समय, ठीक, तो अब इसके ऊपर हम जितनी फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स कितनी लगा रहे हो, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन लगा रहे हो 1 मीटर स्क्वायर के स्पेस पर, इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो ये फोर्स क्या कहलाएगी, ये आमतौर पर ये यूनिट अमाउंट प्रेशर की कहलाएगी। तो प्रेशर का यूनिट कैसे निकालें, एसआई सिस्टम में, एज आपको पता है यहाँ पे हम लेते हैं फोर्स, फोर्स जो है ये हम लेंगे 1, या फोर्स लेंगे न्यूटन में, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और उसके बाद एरिया का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है प्रेशर, यानी ये जो प्रेशर है ये फिर बराबर होगा किसके, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर इसको हम अब यहाँ पर प्रेशर का एसआई यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमने रेंज ले ली। अब इसको यूनिट को हम यहाँ पे लिखते हैं और इसका यूनिट निकालते हैं कि ये प्रेशर का यूनिट क्या होगा। तो देखो फोर्स हमारी है न्यूटन्स में, फोर्स न्यूटन में, तो यहां लिखेंगे P इज इक्वल टू न्यूटन, और अपॉन में क्या है, मीटर है, तो न्यूटन को शॉर्ट में N और मीटर स्क्वायर ऊपर लेकर आए, तो ये बन जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर पावर माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा आमतौर पर प्रेशर का एसआई यूनिट, यानी एसआई यूनिट जो है प्रेशर का क्या बनेगा, वो बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एसआई यूनिट फॉर प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट जो है इज, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा यूनिट है किसमें, ये आमतौर पर स्क्वायर में एसआई यूनिट है। तो इसको शॉर्ट में फिर कैसे लिखोगे, यानी P इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी ये यूनिट जो है ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, एसआई यूनिट माना जाता है, लिखा जा सकता है, लेकिन ये खुद न्यूटन जो है ये बेसिक यूनिट नहीं है, ये खुद ड्राइव्ड यूनिट है। तो अब इस ड्राइव्ड यूनिट को हमने बेसिक यूनिट में लेकर आना है, तो इसके बेसिक यूनिट निकालेंगे, लाजमन ये ड्राइव्ड यूनिट भी किसी ना किसी बेसिक यूनिट में से होगा। तो वो बेसिक यूनिट कौन से हैं, तो यहां पे हम लेते हैं एस न्यूटन, यानी आप जब फोर्स लगाते हो कितनी न्यूटन्स में फोर्स होती है, तो ये फोर्स न्यूटन्स में जब लोगे तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम का कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, अब इस पे आप लगाते हो फोर्स, और ये फोर्स कितनी लगाते हो, इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो, तो लाजमन सपोज ये मेरे पास डस्टर है, अब मैं इस 1 kg की बॉडी पे फोर्स लगाता हूं, और जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो 1 kg जो है ये हरकत में आएगा, और इसमें हरकत की रफ्तार कितनी होगी, ये होगी 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होगी, पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार होगी, तो ये उसमें तेजी पैदा होगी। तो इसका मतलब है 1 न्यूटन या न्यूटन्स में जो फोर्स है
वो असल में होगी किलोग्राम वेट, ठीक है। किसी चीज में मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की तेजी पैदा करे तो ये फोर्स जो 1 kg की होगी, ये आमतौर पर ये वेट जो होगा, ये जो मास होगा, ये क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, एज जैसा कि इन प्रेशर, प्रेशर में हम यूनिट लेते हैं, कौन सा लेते हैं, पहले फोर्स का यूनिट। अब फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, और अपॉन में क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब वैल्यूज चेंज करो, वैल्यूज पुट करो। न्यूटन की जगह न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन इक्वल है किलोग्राम, उसके बाद किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां अपॉन में ऑलरेडी मीटर स्क्वायर आपने रखना है, क्योंकि ये किसका यूनिट है, ये एरिया का है। अब ये ऊपर वाला मीटर प्लस में है और नीचे वाला भी प्लस में, नीचे लेकर आएंगे तो एक प्लस एक माइनस, या नीचे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास यूनिट बचेगा कौन सा, P इज इक्वल टू, ये बनेगा किलोग्राम, उसके बाद जो है पर मीटर, अब इसका अपॉन हटाकर ऊपर लेकर आओ, माइनस में हो जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर ऊपर लेकर आओ तो ये हो जाएगा माइनस में। तो प्रेशर हो गया हमारा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है प्रेशर का SI स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये यूनिट भी लिखा होता है किसका, प्रेशर का। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रेशर का यूनिट SI सिस्टम में क्या है, तो वो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। बाकी अगर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखते हो तो भी सही माना जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट भी यूज होता है, लेकिन असल जो एक्चुअल है ये यूनिट होगा, ये सारे बेसिक वैल्यूज में, बेसिक यूनिट्स में आ जाएगा। तो अब हम प्रेशर के इस यूनिट के बाद अब हम लेते हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट क्या बेटा, यूनिट्स फॉर प्रेशर, डिफरेंट यूनिट्स फॉर प्रेशर यूज्ड इन किसमें, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम प्रेशर के डिफरेंट यानी अलग अलग यूनिट्स जो यूज करते हैं, जो यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम इनसे शुरुआत करते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड इन किसमें, CGS, और यूज्ड इन गैसेस प्रेशर या गैसियस प्रेशर, गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए सिर्फ केमिस्ट्री में हम कौन से सिंपल यूनिट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला, फर्स्ट जो है हमारा यूनिट जो है प्रेशर का, वो कौन सा है, वो है हमारे पास, वो जनरली प्रेशर का यूनिट है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और ये सबसे बड़ा यूनिट है, ये किस में लिखा जाएगा, ATM में। और इसके बाद दूसरा यूनिट है पाउंड पर स्क्वायर, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये जो है इसको शॉर्ट में लिखते हैं PSI। और इसके बाद दूसरा यूनिट है कौन सा है, ये टॉर, या फिर इसको बोलते हैं टॉर या फिर
मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या मरकरी, मर्क्यूरी, एम एम एच जी, मिलीमीटर मरकरी का यूनिट, ये भी यूज किया कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है कौन सा, वो है आमतौर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आपने ऐसा यूनिट अभी पढ़ा है, और इसको लिखते हैं शॉर्ट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिया जाता है, यूनिट है, ये भी यूज करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये वैल्यूज एक और भी है, और वो यूनिट कौन सा है, दैट इज बार, इसको शॉर्ट फॉर्म में बी ए से लिखा जाता है। एक और यूनिट है, इसको बोलते हैं पास्कल्स, पास्कल, इसको पी ए से लिखा जाता है। तो ये हमारे पास बेटा प्रेशर के क्या है, डिफरेंट यूनिट्स हैं प्रेशर के। तो यहाँ 1 एटीएम, 1 एटीएम का प्रेशर ये पाउंड पर स्क्वायर इंच में कितना होता है, 14.7 psi, और ये टॉर में कितना होता है, या मिलीमीटर मरकरी में 760 मिलीमीटर मरकरी में होता है, और न्यूट्रॉन्स में होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। अच्छा, बार में ये होता है 1.01325 बार, और पास्कल में 101,325 पास्कल इसको कहा जाता है। तो ये हैं हमारे पास प्रेशर के बेटा डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो ये यूनिट्स जो हैं हम यूज करते हैं किसका, प्रेशर मेजर करने के लिए। ये प्रेशर आमतौर पर हम मेजर करने के लिए गैसेस का प्रेशर लेने के लिए यूज करते हैं। तो हम इस स्केल या इस बेटा पॉइंट से अब आगे जाएंगे कि ये प्रेशर के आमतौर पर ये जो यूनिट्स हैं ये यूज कैसे होंगे, और हमें प्रेशर मेजर करना है तो इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। तो अब यहां पर हम लेंगे कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स में आप सबसे पहले किसको कन्वर्ट करोगे, इसमें है सबसे पहले पीएसआई यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, किस में कन्वर्ट करोगे, इनटू एटीएम। तो पीएसआई को किस में कन्वर्ट करें, एटीएम में। तो इसके लिए हमें फार्मूला लेना पड़ेगा, यानी प्रेशर एटीएम में चेंज करना है। तो जितना भी प्रेशर हो किसमें, इन पीएसआई, तो उसको डिवाइड कर दो 14.7 से, क्योंकि आपको पता है कि 14.7 psi बराबर होते हैं इसके 1 एटीएम। अब अगर एटीएम बढ़ेगा तो psi भी बढ़ेंगे। तो हमें अगर 1 एटीएम इसके बराबर लिया है तो फिर 2 एटीएम 3 एटीएम कितना होगा। तो फिर इसका फार्मूला या इसका कन्वर्जन का यूनिट अब हम देखते हैं कि क्या होगा। फार्मूला ये है। तो बेटा अब फार्मूले के तहत हम पीएसआई उठाते हैं, जैसा कि हमने लिया 29.4 psi। अब इसको चेंज करो किसमें, एटीएम में, इसमें कन्वर्ट करो एटीएम में। तो फार्मूला यूज करो जो अभी लिखा था, एटीएम इज इक्वल टू पीएसआई में कितना प्रेशर है 29.4, और इसको डिवाइड किससे करें 14.7 से। तो आप देखो आपका आंसर कितना आया, 2 एटीएम। कितना आंसर आया, 2 एटीएम। अब ये 2 एटीएम आपका 29.4 psi हो गया।
तो इस तरह जितने भी पीएसआई हों 14.7 से डिवाइड करो तो ये एटीएम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, सेम बिल्कुल यही चीज ऐसे ही करनी है, पर कैसे इसको अब क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, वो है कन्वर्ट। कन्वर्ट पहला वो है 100 PSI इंटू किसमें, ATM। और उसके बाद नेक्स्ट है, ये है 150 PSI इंटू ATM। फिर आपने कन्वर्ट करना है 200 PSI इंटू ATM। फिर आपने कन्वर्ट करना है 10 PSI इंटू ATM। तो ये वीडियो में है, इसको वीडियो को पॉज करके इनके वैल्यूज नोट कर लेना और इसको एक दूसरे में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट करना। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रेशर का यूनिट। अब नंबर 2 कन्वर्जन वो है ATM इंटू किसमें कन्वर्ट करना है, PSI। यानी अब ATM का प्रेशर होगा PSI में चेंज करोगे तो फिर फार्मूला बनेगा PSI इज इक्वल टू जितना भी प्रेशर आपको मिले किसमें, इनटू ATM में, इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 14.7 से। तो प्रेशर ATM वाला जो है वो PSI में चेंज हो जाएगा। अब जैसे हमने लिखा कन्वर्ट टू ATM इनटू किस में करो, PSI में, तो फिर फार्मूला है ये वाला, प्रेशर ATM में कितना है, 2 है, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 14.7 से, तो ये हो जाएगा 29.4 PSI हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रेशर जो आपको PSI में मिला हुआ है, ये आपने ATM में मिला हुआ था PSI में चेंज हो जाएगा। अब यहां आपको क्वेश्चन देते हैं कन्वर्जन का, तो क्वेश्चन है इसी का, कन्वर्ट यानी चेंज करो। पहला ये क्या है, हमारे पास है 2.5 ATM टू किस में चेंज करो, PSI में। फिर दूसरा है हमारे पास यानी 40 ATM, इसको चेंज करो किस में, PSI में। फिर है C और ये है 0.5 ATM, इसको किस में कन्वर्ट करो, PSI में। और D ये है 50.5 ATM, किस में, PSI में। कन्वर्ट करो तो ये चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने PSI को ATM में और ATM को PSI में कन्वर्ट करने का फार्मूला भी सीख लिया, कन्वर्जन भी आ गई। अब हम लेते हैं नंबर 2, वो है प्रेशर इन ATM इनटू किस में करना है, टॉर में करना है, और या फिर मिलीमीटर मरकरी HG में करना है। तो फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला है हमारे पास, यानी प्रेशर किस में है, ATM में है, और इसको चेंज किस में करना है, टॉर, या फिर ये दोनों स्केल, क्योंकि टोरोसेली ने बनाया था तो टॉर बोलते हैं। असल यूनिट ये है, ये मिलीमीटर मरकरी है। 760 का कॉलम था, ट्यूब थी, उसमें मरकरी 760 मिलीमीटर तक भरा गया। अब उसने जितना वजन एयर को कंप्रेस करने के लिए दिया ना, उसको बोलते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी स्केल। तो ये मिलीमीटर मरकरी में प्रेशर निकालना है। तो अब हमारे पास ATM में प्रेशर हो तो जितने भी ATM हो 760 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है 1 ATM
बराबर है 760 मिलीमीटर मरकरी के, इसके बराबर है। तो अब अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल। अब जैसे हमें कहा गया कि कन्वर्ट करो किसको, 2 एटीएम को किस में कन्वर्ट करो, टॉर में। तो टॉर प्रेशर में कन्वर्ट करो। तो क्या करोगे, टॉर में कन्वर्ट करना है तो ये प्रेशर कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए फार्मूला आपके पास है। तो फार्मूला क्या बता रहा है आपको, फार्मूला आपको बता रहा है कि हम यहां पर लिखेंगे 2 एटीएम, जितने एटीएम प्रेशर है, इनटू 760। तो ये 0, फिर 2 6 द 12 और 7 टू द 14 प्लस 1 15। तो 1520 टॉर का क्या बन जाएगा, प्रेशर, या 1520 मिलीमीटर टॉर भी लिख सकते हो, या फिर मिलीमीटर मरकरी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इसमें, टॉर में या मिलीमीटर मरकरी में। चलें, अब ये फार्मूला मिल गया। अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, यानी कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करो, कितना है कन्वर्ट, पहला यानी हमारे पास है 2.5 एटीएम इनटू किस में करना है, टॉर या फिर मिलीमीटर मरकरी। अब दूसरा उठाते हैं, ये है 4.0 एटीएम, किस में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर मरकरी में। उसके बाद है 6.0 एटीएम, किस में कन्वर्ट करो, टॉर में। फिर डी है 0.25 एटीएम है, टॉर में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्जन का यूनिट अब आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो ये सिंपल यूनिट इस तरीके से होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फार्मूला, वो है, अब चौथा नंबर कन्वर्जन है, वो होगा टॉर, टॉर इनटू एटीएम। टॉर को किस में चेंज करो, एटीएम में। तो अब ये टॉर भी ले सकते हो, या फिर कभी कभार लिखा होता है मिलीमीटर मरकरी, और इसको कन्वर्ट किस में करो, इनटू एटीएम। तो फार्मूला है हमारा, एटीएम में चेंज करना है तो प्रेशर किस में होगा, प्रेशर होगा इन टॉर और या फिर मिलीमीटर मरकरी। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 760 से, क्योंकि आपको पता है इसलिए कि 760 टॉर प्रेशर जो है ये बराबर है किसके, 1 एटीएम के। तो फिर हमने बस जितने टॉर हो 760 से डिवाइड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एटीएम में। अब इसका हम लेते हैं प्रॉब्लम, इसका लेते हैं प्रॉब्लम और इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा प्रेशर, ठीक है, इन किसमें, एटीएम। तो हमने करना है कौन सा, वो हम लेते हैं यहां पे। हमारे पास है कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करो कितना, 1520 टॉर इनटू किस में करो, मिलीमीटर मरकरी। तो फिर हम यहां लिखेंगे एटीएम, मिलीमीटर मरकरी है 1520 डिवाइडेड बाय 760। तो देखो 760 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2। तो ये 2 एटीएम जो है ये होगा प्रेशर, ठीक है, टॉर में। तो अब क्वेश्चन नोट कर लो,
और फिर कन्वर्ट करो। तो ये कह रहा है कन्वर्ट पहला 3033 टॉर इनटू किसमें एटीएम, या फिर बी में मिलीमीटर भी दे सकता है 444 मिलीमीटर मरकरी इनटू किसमें एटीएम। और उसके बाद सी ये है 50,000 या 5090.2 मिलीमीटर मरकरी इनटू एटीएम, ये होगा। तो ये कन्वर्जन्स हो गई हमारी। जो टॉर था वो मिलीमीटर में चला गया, जो मिलीमीटर था वो किस में चला गया, टॉर में। तो ये कन्वर्जन्स हो गई। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन, और वो कौन से वाली है, वो है नंबर 5, वो है एटीएम इनटू किसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने प्रेशर अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है। तो यहां लिखेंगे प्रेशर इन एटीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 101,325 से, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 एटीएम जो है ये 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है प्रेशर। तो इतना प्रेशर होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो फिर फार्मूला आसान हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया कि कन्वर्ट चेंज करो कितना, 2 एटीएम इनटू किसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आपके पास फार्मूला है 2 एटीएम, आपके पास प्रेशर है 101,325 से मल्टीप्लाई। तो 5 to the 10, 2 to the 4 plus 1 5, फिर 3 to the 6, 1 to the 2, उसके बाद 0, फिर 1 to the 2। तो ये 2.202650 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा प्रेशर। बट किस में ये प्रेशर कन्वर्ट हो गया, ये प्रेशर हमारा कन्वर्ट हो गया ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको होमवर्क मिलेगा कौन सा वाला, इसी का आपने कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें, अब क्वेश्चन आपका है कन्वर्ट करो क्या, यानी हमारे पास है पहला ये है 2.5 एटीएम, इसको कन्वर्ट करो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। और उसके बाद बी है ये है 7.2 एटीएम, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद सी है ऑप्शन हमारा, ये है 15 एटीएम, इसको न्यूटन पर मीटर में। और डी है 0.25 एटीएम है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। फार्मूला भी बता दिया आपको, ऐसे ही करना है। चले नोट कर लिया इसको, ओके हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है हमारी वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है नेक्स्ट कन्वर्जन नंबर 6, वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या फिर पास्कल पीए, और या फिर कौन सा है बीए बार इनटू किस में कन्वर्ट करो एटीएम। न्यूटन पर मीटर है, पास्कल है, बार है, इसको किस में कन्वर्ट करो एटीएम में। तो फार्मूला बनेगा एटीएम, यहां पे लिखेंगे प्रेशर लिखेंगे, पर प्रेशर किस में होगा, प्रेशर इनटू
किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल और या फिर बार। बस बार में पॉइंट जरूर लगाना पड़ेगा 1.01, बस इतना छोटा सा इसमें फर्क आता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 101,325 से। अब जैसे हमें कहा गया कि कन्वर्ट करो, कितना है, ये आमतौर पर हमारा 60 और 101,325 है 6, उसके बाद 202,660 क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर ये पास्कल में हो और ये किस में हो, बार में। तो इसको कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, इनटू एटीएम, एटीएम में कन्वर्ट करो। तो फिर हम यहां लिखेंगे प्रेशर इन एटीएम, तो ये है 202,660 और डिवाइड करेंगे 101,325, यहाँ 50 लिख दो, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, अब यहाँ पर भी 50 कर देते हैं। तो फिर ये 101,325 इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, तो ये प्रेशर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एटीएम में। तो आसान हो गया ना। तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर में हो, पास्कल में हो, बार में हो, तो इसको 101,325 से डिवाइड कर दो, तो ये प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीएम में। अब इसका मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं और ये आपने करना है। तो इस तरह से फिर हमारा ये आमतौर पर प्रेशर का कन्वर्जन का यूनिट जो है वो पूरा हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन मिला कन्वर्ट किसको, पहला, यानी ये है 245,600 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर बार इनटू किसमें, एटीएम। अच्छा, अभी सारे एटीएम में कन्वर्ट करने, इनटू एटीएम, ठीक। अब दूसरा जो है हम उठाते हैं वैल्यू, वो है हमारे पास 71.005 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर बार, इसको कन्वर्ट करना है। सी बेटा ऑप्शन है, ये है 600.23 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या बार। किस में कन्वर्ट करो, सारे एटीएम में कन्वर्ट करो। तो ये आपके थे प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स और इनका कन्वर्जन के ये डिफरेंट यूनिट्स जो हैं ये प्रेशर के किस तरह से ये जा सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं किस में, एक दूसरे में। तो ये आज आपका लेक्चर